दिस इज़ सुजीत सिंह और आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है, ठीक है, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में HGPV बोलते हैं। तो इस टॉपिक के बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे और इससे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं, पीछे के वीडियोस में सारे टॉपिक सिस्टमैटिक मैनर में अपलोड हैं, आप चाहें तो उनको भी जा कर के देख सकते हैं और अपने कॉन्सेप्ट्स को और क्रिस्टल क्लियर कीजिए, ठीक है। और एटलीस्ट इन वीडियो लेक्चर सीरीज़ को देखने के बाद एक बार आप ज़रूर बुक्स की रीडिंग करिए, ठीक है। वो बुक NCERT हो सकती है, वो बुक कोई भी हो सकती है, बट एक बार आप बुक्स की ज़रूर रीडिंग कीजिए। मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी कुछ बुक्स के लिंक्स दिए हैं, आप उनको भी जा कर के चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट मीन्स ये प्रोजेक्ट किससे रिलेटेड है? तो ह्यूमन से रिलेटेड है। हमने 2-3 चीज़ें आपको पहले क्लियर कर देते हैं कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है वो ह्यूमन से रिलेटेड है और ह्यूमन के जीनोम के बारे में हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो जो फर्स्ट टाइम ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है, ये फर्स्ट टाइम जो लॉन्च हुआ था, फर्स्ट टाइम लॉन्च्ड इन 1990 और कब तक चला था? तो 2003 में ये प्रोजेक्ट वर्क जो है वो कंप्लीट हो गया था। इस प्रोजेक्ट में बेसिकली ये जो प्रोजेक्ट है किसके थ्रू स्टार्ट किया गया था? तो फर्स्ट टाइम US डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, US डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने स्टार्ट किया था। कब स्टार्ट किया था? तो 1990 में स्टार्ट किया था, ठीक है। तो अप्रॉक्सीमेटली ये जो प्रोजेक्ट है ये 13 इयर्स में कंप्लीट किया गया था। और ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है बेसिकली यहाँ पर हम ह्यूमन के जीनोम के बारे में बात कर रहे हैं। ह्यूमन के हम जीनोम के बारे में बात कर रहे हैं और हमने पढ़ा है कि जीनोम क्या होता है? द टोटल नंबर ऑफ जीन प्रेजेंट इन सेल और लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। मीन्स ह्यूमन के एक सेल में कितने नंबर ऑफ जीन्स प्रेजेंट हैं, इसी कंप्लीट सेट ऑफ जीन को ही क्या बोलते हैं? जीनोम, ठीक है। एक बात तो क्लियर हो गया कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है वो बेसिकली ह्यूमंस के सेल्स के अंदर जो जीन प्रेजेंट हैं, टोटल नंबर ऑफ जीन्स की स्टडी को ही हम बोल रहे हैं क्या यहाँ पर? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ठीक है, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में HGPV बोलते हैं। तो बेसिकली इस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का मेन टारगेट क्या है? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का जो मेन टारगेट है, टू आइडेंटिफाई द जेनेटिक मेकअप। मीन्स कौन कौन से जीन प्रेजेंट है। हमने स्टडी किया है कि बेसिकली जो ह्यूमन का जीनोम साइज है, ह्यूमन जीनोम साइज है वो बेसिकली 6.6 × 10⁹ बेस पेयर। मीन्स इतने नंबर ऑफ जीन्स, इतने नंबर ऑफ बेस पेयर्स जो है वो प्रेजेंट है। बात क्लियर है? तो देखिए यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ और मैं आपको बता दूं कि ह्यूमन जो है एक तरह का डायप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है। डायप्लॉइड ऑर्गेनिज्म का मतलब ये होता है कि जितने भी क्रोमोसोम्स हैं उन सभी क्रोमोसोम्स की डबल कॉपी प्रेजेंट है। अगर हम बात करते हैं कि 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, हम किसकी बात कर रहे हैं? क्रोमोसोम्स की। लेकिन ये 23 जो क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हैं ये पेयर के फॉर्म में प्रेजेंट हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं, तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हो जाएंगे? 46। इस 20
3 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स में 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स को हम बोलते हैं ऑटोसोम्स, और 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स को बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स, और सेक्स क्रोमोसोम में हम एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम्स को स्टडी करते हैं। इन चीज़ों को हम आगे के लेक्चर्स में डिटेल्स में पढ़ेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए आप ये समझिए कि ह्यूमन जो है वो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है और यहाँ पर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हैं, तो आप हमेशा ये बोलिए कि 46 टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इन ह्यूमन। ओके, और यही कॉन्स्टिट्यूट ह्यूमन के हर एक सेल्स के अंदर प्रेजेंट होती है। तो अगर हम बात करते हैं कि जो ह्यूमन है, एक हम रफ डायग्राम आपको बता देते हैं कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में बेसिकली काम कैसे होता है। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ह्यूमन से हमने एक सेल को आइसोलेट किया, आइसोलेट अ सिंगल सेल। सेल को आइसोलेट करने के बाद हमें मालूम है कि सेल के न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट है, उस सेल का जेनेटिक मटेरियल, और उस सेल का जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए के फॉर्म में है, और वो बेसिकली किस में पैक हुआ है, तो क्रोमोसोम्स के अंदर पैकेजिंग हुई है। मींस इस क्रोमोसोम्स के अंदर क्या है, डीएनए प्रेजेंट है। डीएनए की क्या हुई है, पैकेजिंग। आप पीछे के वीडियो लेक्चर्स में जाकर के अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स कैसे परफॉर्म होती है और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो अगर हम बात करें कि बेसिकली तो ये क्रोमोसोम है, 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये क्या है, क्रोमैटिड, और ये क्या है, सेंट्रोमियर। इस क्रोमोसोम्स के अंदर जो डीएनए की पैकेजिंग हुई है, इस डीएनए की जो पैकेजिंग हुई है, इस डीएनए पर बेस पेयर क्या प्रेजेंट है। सपोज अगर यहाँ पर डिफरेंट नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट हैं, तो इस डीएनए के अंदर जो नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट हैं, सपोज ए, टी, जी, सी, सी, जी, ए, तो इनकी कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगी, टी, ए, सी, जी, सी, जी, टी। तो इन्हीं नाइट्रोजनस बेसिस के सीक्वेंस के को आइडेंटिफाई करने के लिए हमने क्या किया, हमने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वर्क स्टार्ट किया। तो इसके सीक्वेंस को, बेस पेयर के सीक्वेंस को आइडेंटिफाई किया गया, आइडेंटिफाई बाय ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। एक चीज तो क्लियर हो गया कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट बेसिकली है क्या और उसका एम ऑफ टारगेट क्या है। तो यहां पे एक चीज क्लियर कर दूं कि ह्यूमंस के अंदर, ह्यूमन के सेल के अंदर बेसिकली अगर हम सेल की बात करें तो इसमें 6.6 इंटू 10 की पावर 9 बेस पेयर, इतने बेस पेयर प्रेजेंट हैं। तो इतने बड़े डेटा को स्टोर करने के लिए ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जब स्टार्ट हुआ, तो इस डेटा को अगर हम किसी नोटबुक में मेंशन करते हैं, सपोज आपके पास कोई एक पेज है, सपोज कंसीडर करके चलिए, ताकि आप इसको समझ पाएंगे कि इतने बड़े डेटा को स्टोर करना और फिर उसको टाइम टू टाइम एनालिसिस करने में बहुत टाइम जाएगा। तो वहां पर बेसिकली हमने क्या किया, यूज ऑफ बायो इन्फॉर्मेटिक्स। हमने किसका यूज किया, बायो इन्फॉर्मेटिक्स का यूज किया। तो सपोज अगर आप इस डेटा को किसी रजिस्टर या किसी नोटबुक में मेंशन करते हैं, सपोज ये आपका एक पेज है, तो इस पेज पर अप्रॉक्सीमेटली 1000 आपने लेटर्स लिखा, और इसे
एक कंप्लीट जो नोटबुक है, एक नोटबुक है जो उसमें अप्रॉक्सीमेटली कितने पेजेस हैं, सपोज मान लीजिए कि 1000 पेजेस हैं, तो आपको ये पूरा डेटा को इस नोटबुक पर मेंशन करने के लिए अप्रॉक्सीमेटली कितना नोटबुक रिक्वायरमेंट होगा, 3300 नोटबुक रिक्वायर्ड होगा। तो आप समझ सकते हैं कि बहुत बड़ा डेटा है और इसी डेटा को स्टोर करने के लिए, इसी डेटा के सीक्वेंस का जो डेटा आपके सामने जनरेट हुआ, तो इसी डेटा को स्टोर करने के लिए हमने किसका यूज़ किया, बायोइन्फॉर्मेटिक्स का यूज़ किया। ठीक है, तो बायोइन्फॉर्मेटिक्स में बेसिकली हम क्या पढ़ रहे हैं, बायो इन्फॉर्मेटिक्स। और बायोइन्फॉर्मेटिक्स में बेसिकली यहाँ पर हाईली कॉन्फ़िगर्ड कंप्यूटर सिस्टम्स को यूज़ किया जाता है, यूज़ ऑफ हाई स्पीड कंप्यूटेशनल डिवाइसेस। तो बायोइन्फॉर्मेटिक्स में कंप्यूटेशनल डिवाइसेस को यूज़ करके बेसिकली इन डिवाइसेस को हमने यूज़ किया किस पर्पस से, तो हमने यूज़ किया डेटा को क्या किया, स्टोर करने के लिए। टाइम टू टाइम जब भी हमें रिक्वायरमेंट हुआ तो डेटा को हमने क्या किया, रिट्राइव कर लिया। तो डेटा रिट्राइवल के लिए हमने बायोइन्फॉर्मेटिक्स का यूज़ किया, और उस डेटा को, जिस डेटा को हमने रिट्राइव किया, उस डेटा को हमने क्या किया, एनालिसिस किया। तो यहाँ पर जो बायोइन्फॉर्मेटिक्स है, और बायोइन्फॉर्मेटिक्स हमने किस पर्पज से यूज़ किया, क्योंकि इतने बड़े ह्यूज अमाउंट के डेटा को अगर हम मैनुअली परफॉर्म करते हैं तो हमें इतनी नोटबुक का रिक्वायरमेंट होगा, और हर एक नोटबुक में कितने पेजेस हैं, अप्रॉक्सीमेटली 1000 पेजेस हैं। तो इतने बड़े डेटा को स्टोर करना बहुत इजी टास्क नहीं है। तो फाइनली यहाँ पर बायोइन्फॉर्मेटिक्स का यूज़ करके हमने डेटा को स्टोर किया, डेटा को रिट्राइव किया और डेटा को एनालिसिस किया। तो बेसिकली यहाँ पर बायोइन्फॉर्मेटिक्स का रोल आपको समझ में आ रहा है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में, कि बेसिकली डेटा को स्टोर, डेटा को रिट्राइव और डेटा को एनालिसिस करने के लिए हमने बायोइन्फॉर्मेटिक्स का यूज़ किया। और बायोइन्फॉर्मेटिक्स में बहुत ही हाईली कॉन्फ़िगर्ड कंप्यूटर सिस्टम यूज़ करते हैं, यूज़ ऑफ हाई स्पीड कंप्यूटेशनल डिवाइसेस। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है सभी को? चलिए, तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं गोल ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, तो बेसिकली अगर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के गोल को हम देखें तो यहाँ पर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का जो फर्स्ट गोल है वो बेसिकली क्या था, कि आइडेंटिफाई उन जीन्स को जो ह्यूमन डीएनए में प्रेजेंट है। तो आइडेंटिफाई ऑल द जीन्स, और इन जीन्स को अप्रॉक्सीमेटली हमने कंसिडर किया कि 20,000 to 25,000 क्या प्रेजेंट है, जीन्स इन ह्यूमन डीएनए, इन ह्यूमन डीएनए। ये बात तो क्लियर है। और फाइनली अगर हम बात करते हैं कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, क्योंकि 6.6 इंटू 10 की पावर 9 बेस पेयर्स प्रेजेंट है, तो ये मिलियन ऑफ बेस पेयर, 3 मिलियन ऑफ बेस पेयर्स को, इनके सीक्वेंस को क्या किया गया, डिटरमाइन किया गया। तो बेसिकली डिटरमाइन द सीक्वेंस of
3 बिलियन केमिकल बेस पेयर, इनके सीक्वेंस को क्या किया गया, डिटरमाइन किया गया, ठीक है। और फाइनली इसे जो भी ये इंफॉर्मेशन जनरेट हुई, जो भी इस सीक्वेंस की इंफॉर्मेशन जनरेट हुई, इस इंफॉर्मेशन को डेटाबेसेस में क्या करना था, स्टोर करना। तो स्टोर दिस इंफॉर्मेशन इन डेटा बेसेस। और फाइनली उन टूल्स को भी इंप्रूव करना था, जो बायोइन्फॉर्मेटिक्स के टूल्स थे, जिनकी हेल्प से हम डेटा को क्या कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं। तो आप बोल सकते हैं इंप्रूव टूल्स फॉर डेटा एनालिसिस। ये बात क्लियर है सभी को यहाँ तक? चलिए, तो फाइनली ये कुछ गोल्स हैं, एक दो और गोल्स हैं, और उनको भी हम फर्दर आगे के कंटेंट में उसको ऐड ऑन करेंगे। तो बेसिकली ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट 1990 में स्टार्ट हुआ, और फाइनली ये जो जीनोम प्रोजेक्ट वर्क है ये 2003 में कंप्लीट हो गया। तो आप मेंशन कर सकते हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है इज कंप्लीटेड इन 2003। तो 13 ईयर्स, अप्रॉक्सीमेटली 13 ईयर्स ये प्रोजेक्ट वर्क चला। और स्टार्टिंग में तो इसे बेसिकली यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने स्टार्ट किया था, बट बाद में कुछ और भी कंट्री ऐड ऑन हुई इस प्रोजेक्ट में, उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया। जैसे जापान पार्टिसिपेट किया, फ्रांस पार्टिसिपेट किया, जर्मनी पार्टिसिपेट किया, एंड चाइना ने पार्टिसिपेट किया, और कुछ अदर कंट्री ने भी बाद में क्या किया, पार्टिसिपेट किया। लेकिन सबसे पहले अगर आपको एमसीक्यू में पूछा जाए कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वर्क किसने स्टार्ट किया था, तो स्टार्ट किसने किया था, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, और साथ में कौन था, एनआईएच, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। ये बात तो क्लियर है सभी को? अब देखिए, एक चीज़ और मैं बता दूं कि इस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए कौन कौन सी मेथडोलॉजी यूज़ की गई थी। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वर्क को कंप्लीट करने के लिए कौन कौन से मेथडोलॉजी यूज़ किया गया था। डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ ह्यूमन डीएनए। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का एम क्या था कि ह्यूमन के डीएनए का सीक्वेंस को डिटरमाइन करना। अब इस कंप्लीट प्रोजेक्ट वर्क को मेनली यहाँ दो मेथड्स यूज़ किए गए थे, जिसे हम बोलते हैं एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग, EST, एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में EST भी बोलते हैं, ठीक है। और दूसरे मेथड को हम बोलते हैं सीक्वेंस एनोटेशन। तो बेसिकली हमने बात किया था कि जीन्स का क्या होता है, कंटिन्यूसली हमारे सेल्स में एक्सप्रेशन होता है। तो जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है डीएनए के फॉर्म में प्रेजेंट है, वो जेनेटिक मटेरियल जो डीएनए के फॉर्म में प्रेजेंट है, इस डीएनए में कुछ इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है, और ये इंफॉर्मेशन पास ऑन होती किसमें, आरएनए के फॉर्म में, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के थ्रू। ये आरएनए फर्दर एक प्रोटीन बनाता है। तो हमने यहां पर ये अंडरस्टैंड किया कि जो
सेल्स के अंदर क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हैं, क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए की पैकेजिंग हुई है, वहां पर जीन्स कंटिन्यूसली क्या हो रही हैं, एक्सप्रेस हो रही हैं, बट सभी जीन्स एक्सप्रेस नहीं हो रही हैं। तो एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग में हमने उन जीन्स को टारगेट किया जो प्रोटीन के फॉर्म में क्या हो रही हैं, एक्सप्रेस हो रही हैं। ये बात क्लियर हुआ। सपोज अगर हम बात करते हैं कि आपके पास एक डीएनए है, कंसीडर करके चलिए कि एक डीएनए है और इस डीएनए में सिर्फ इतना ही पार्ट क्या हो रहा है, एक्सप्रेस हो रहा है। तो एक्सप्रेशन होने के बाद ये आरएनए बनेगा और फाइनली क्या बना लेगा, प्रोटीन बना लेगा। तो अभी क्या है कि जो शेडेड पार्ट है, सिर्फ इतने ही जीन्स क्या हो रहे हैं, एक्सप्रेस हो रहे हैं, किस फॉर्म में, प्रोटीन के फॉर्म में। तो यहां पर और भी जीन्स प्रेजेंट हैं पर ये एक्सप्रेस नहीं हो रहा है। ये तो एक्सप्रेस हो रहा है बट ये एक्सप्रेस नहीं हो रहा है, साथ में ये भी एक्सप्रेस नहीं हो रहा है। तो एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्ड मेथडोलॉजी में हमने उन जीन्स को टारगेट किया जो प्रोटीन के फॉर्म में क्या हो रहा है, एक्सप्रेस हो रहा है। ये बात क्लियर है सभी को। और सीक्वेंस एनोटेशन में बेसिकली ये एक तरह का क्या है, ब्लाइंड अप्रोच है। इसमें हमने कंप्लीट जीन्स को देखा और फाइनली यहां पर कह सकते हैं नॉन कोडिंग डीएनए प्लस कोडिंग डीएनए दोनों को हमने यहां पर सीक्वेंस को डिटरमाइन किया और उनको उस मेथड को हमने यूज़ किया। तो यहां पर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वर्क को कंप्लीट करने के लिए दो मेथडोलॉजी यूज़ की गई थी, एक था एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग और दूसरा है सीक्वेंस एनोटेशन। ये बात तो क्लियर हुआ। एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग में बेसिकली हम सिर्फ उस जीन को टारगेट कर रहे हैं जो जीन प्रोटीन के फॉर्म में एक्सप्रेस हो रही हैं और उन्हीं को हम बोलते हैं कोडिंग जीन। उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, कोडिंग जीन। यहाँ पर सिर्फ कोडिंग जीन को ही कंसिडर किया जा रहा है, लेकिन सीक्वेंस एनोटेशन मेथडोलॉजी में हमने एक्सप्रेस्ड और नॉन एक्सप्रेस जीन सभी को कंसिडर किया। तो जो जीन एक्सप्रेस नहीं होते हैं उनको हम बोलते हैं नॉन कोडिंग जीन्स, और जो जीन्स अपने आप को एक्सप्रेस करके एमआरएनए में कन्वर्ट होते हैं और वो एमआरएनए फाइनली एक प्रोटीन बनाता है, उस जीन को हम क्या बोलते हैं, कोडिंग जीन। ये बात तो क्लियर है। अब बेसिकली ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में बेसिकली एक टर्म आता है वेक्टर। तो वेक्टर यहाँ पर, वेक्टर एक तरह का क्या है, कैरियर मॉलिक्यूल है जो जीन्स को क्या करता है, कैरी करता है। तो कह सकते हैं इट इज अ डीएनए, ये आरएनए ही होते हैं एक तरह से, लेकिन ये जीन को क्या करते हैं, कैरी करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कैरी द डिजायरेबल gene and transfer inside the host cell। ये बात क्लियर है, सभी को क्लियर हो रहा है। अगर किसी भी टॉपिक में आपको कोई कंफ्यूजन होता है तो आप कमेंट्स करके भी पूछ सकते हो कि सर इस टॉपिक को आप फिर से एक वीडियो लेक्चर सीरीज में समझाइए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उन टॉपिक्स को दोबारा से बना करके आपके लिए यूट्यूब पर अपलोड करूं। आप सभी से रिक्वेस्ट इतना है कि आप इन वीडियो लेक्चर सीरीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और ताकि सभी का बेनिफिट हो, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर जो वेक्टर है, यहाँ पे हमने दो तरीके के वेक्टर्स यूज़ किए ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में। एक तो है बैक, जिसको हम बोलते हैं बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स, ठीक है। और दूसरा है यैक, जिसको हम बोलते हैं ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। ये बात तो क्लियर है।
तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर दो तरीके के वेक्टर्स यूज़ किए जा रहे हैं, और बेसिकली ये वेक्टर्स क्या हैं, एक तरह के डीएनए मॉलिक्यूल ही हैं, और इनका मेन पर्पज़ है कि डिज़ायरेबल जीन्स को क्लोन करना, डिज़ायरेबल जीन्स को कैरी करना और डिज़ायरेबल जीन्स को एक्सप्रेस करना इनसाइड द होस्ट सेल। इस वेक्टर वाले पार्ट को हम बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर्स में ज़्यादा एलोबरेटिव फॉर्म में पढ़ेंगे और उनके वहाँ टाइप्स भी पढ़ेंगे। अभी आप बस इतना समझिए कि वेक्टर जो है वो एक तरह का डीएनए सेगमेंट होता है जो डीएनए को ही कैरी करके किस में लेके जाता है, होस्ट सेल के अंदर। जैसे अगर हम वेक्टर का एक एग्जाम्पल पढ़ें तो हम यहाँ पे पढ़ते हैं प्लाज्मिड। तो प्लाज्मिड भी क्या है, एक तरह का वेक्टर है। ठीक है, बात क्लियर है। बैग क्या है, एक तरह का वेक्टर है। यैक क्या है, एक तरह का वेक्टर है। ये बात तो क्लियर है सभी को, सभी को क्लियर है। तो देखिए, अगर हम यहां पर बात करें कि साइलेंट फीचर ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, अगर हम बात करते हैं साइलेंट फीचर ऑफ ह्यूमन जीनोम, तो देखिए पहली चीज तो आप ये मान के चलिए, जस्ट अ मिनट, कि साइलेंट फीचर्स क्या क्या हैं। तो ह्यूमन में अगर हम न्यूक्लियोटाइड, अगर हम बेसिस की बात करें तो हम जनरली नंबर्स में तो इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं कि ह्यूमन का जो जीनोम साइज है, ह्यूमन का जीनोम साइज है वो कितना है, 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर। ये हम नंबर्स में मेंशन कर देते हैं। लेकिन ह्यूमन का जो ये जीनोम साइज है इसमें कितने बेस हैं, तो अप्रॉक्सीमेटली जो बेसेस हैं वो 3164.7 मिलियन बेसिस प्रेजेंट है, मिलियन न्यूक्लियोटाइड बेसिस प्रेजेंट है। ये बात तो सभी को क्लियर है, यहां तक कोई कंफ्यूजन किसी को? और अगर हम बात करें कि एवरेज साइज ऑफ जीन क्या है, तो अगर हम बात करें कि एवरेज जीन कंसिस्ट ऑफ 300 बेस, मीन्स एक अगर हम एवरेज किसी जीन के बात करें कि किसी जीन में कितने बेस प्रेजेंट हैं, तो अप्रॉक्सीमेटली 300 बेस हैं। लेकिन अगर हम यहीं पर डिस्ट्रॉफिन का सबसे लार्जेस्ट जीन की बात करें तो एक जीन है जिसको हम बोलते हैं डिस्ट्रॉफिन। इसमें बेसिकली जो बेसेस हैं वो 2.4 मिलियन बेसेस प्रेजेंट हैं। ये बात तो क्लियर है सभी को? ये बात सभी को क्लियर है ना अच्छी तरीके से, कि एवरेज जीन की अगर हम बात करें सबसे मतलब मिनिमम कितना होना चाहिए, तो 300 बेसेस हैं। लेकिन अगर वहीं हम लार्जेस्ट जीन की बात करें, और उसका एग्जांपल क्या है, डिस्ट्रॉफिन, तो 2.4 मिलियन बेसेस भी प्रेजेंट हैं। ये बात तो सभी को क्लियर है? चलिए कुछ छोटे छोटे और इन्फॉर्मेशन है उनको भी हम डिलीवर कर देते हैं। तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं कि क्रोमोसोम 1 की बात करें, या हम कह सकते हैं सपोज क्रोमोसोम नंबर 1, तो क्रोमोसोम नंबर 1 में जो जीन्स प्रेजेंट हैं वो जीन्स का नंबर बेसिकली 2968 जीन्स प्रेजेंट है। ठीक है, और ये चीज़ आइडेंटिफाई किया गया। और अगर हम वहीं पर बात करें कि वाई क्रोमोसोम्स की, किसकी बात करते हैं, वाई क्रोमोसोम्स की, और वाई क्रोमोसोम क्या है, एक तरह का सेक्स क्रोमोसोम है। तो इस पर जो जीन्स प्रेजेंट है 231 जीन्स प्रेजेंट है, जो बहुत ही कम प्रेजेंट है। अगर हम
किसी ह्यूमन ए की बात करते हैं और किसी ह्यूमन बी की बात करते हैं, ये एक एग्जाम्पल लेके मैं चल रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो अगर मैं इन दोनों पर्सन के जीन को कंपेयर करूं, इनके जीन्स को क्या करूं, कंपेयर करूं, तो इनमें बेसिकली 99.9% क्या आएगी, सिमिलरिटी आएगी। क्यों? क्योंकि दोनों ही क्या है, ह्यूमन है। तो बात यहां पर आ रही है कि जो ये 0.01% जो डिससिमिलरिटी है वो किसकी वजह से आई है। डिससिमिलरिटी जो है, तो ये डिससिमिलरिटी आई ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ SNP या SNPs भी हम बोल देते हैं शॉर्ट फॉर्म में। इसका फुल फॉर्म होता है सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। ये बात क्लियर है? तो ह्यूमन के जीन को अगर कंपेयर किया जाए तो इतने नंबर ऑफ जीन्स क्या है, सिमिलर टाइप के जीन्स प्रेजेंट है, बट डिफरेंस भी प्रेजेंट है। और वो डिफरेंस किसकी वजह से है, SNPs की वजह से है। ये बात तो क्लियर है? तो SNPs क्या है, जिसको हमने पढ़ा सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। देखिए, अगर हम इसको थोड़ा सा ब्रेक करके पढ़ें, मतलब सिंगल पॉइंट, सिंगल न्यूक्लियोटाइड्स में पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, पॉली का मतलब मल्टीपल और मॉर्फिज्म का मतलब है वेरिएशन। तो अगर हम SNPs को डिफाइन करें कि SNPs होता क्या है, तो इसको बहुत ही कॉमन वर्ड में आप बता सकते हैं, वेरिएशन एट जेनेटिक लेवल। अगर कोई आपसे पूछे कि SNPs क्या है, तो आप बोल सकते हैं कि जेनेटिक लेवल पर जो वेरिएशंस होते हैं जीन्स में, उसी को हम क्या बोलते हैं, SNPs बोलते हैं। ये बात तो सभी को क्लियर है कि SNPs क्या है, तो वेरिएशन एट जेनेटिक लेवल। और फाइनली इन SNPs को साइंटिस्ट ने आइडेंटिफाई किया कि किसी एक पर्सन के अंदर कितने SNPs प्रेजेंट होते हैं। तो ये आइडेंटिफाई किया गया कि 1.4 मिलियन लोकेशंस पर क्या प्रेजेंट है, SNPs प्रेजेंट है। ये बात तो सभी को क्लियर है? यहां तक चीजें क्लियर है सभी को? चलिए, तो एक छोटा सा पॉइंट और बता दूं कि जो ह्यूमन का जीनोम है, ह्यूमन का जो जीनोम है, अब इस जीनोम में जो जीन्स प्रेजेंट हैं, या तो वो अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे या तो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेंगे। तो जो एक्सप्रेस करती हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, कोडिंग जीन। मतलब हम यहाँ पर जीन्स की बात कर रहे हैं, तो जो अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे उनको हम बोलते हैं एक्सॉन, और जो एक्सप्रेस नहीं करेंगे उन्हीं को हम बोल देते हैं क्या, इंट्रॉन्स। ये बात तो क्लियर है? तो इंट्रॉन्स क्या है, नॉन कोडिंग, और एक्सॉन्स क्या है, तो कोडिंग जीन है। ये बात तो क्लियर है सभी को? अब देखिए, अगर हम बात करें कि इंट्रॉन्स जो हैं, इनका पूरे ह्यूमन जीनोम में जो प्रोपोर्शन है वो मैक्सिमम है। 98% जीनोम का, मीन्स ये जो जीनोम है आपके सामने 6.6 × 10⁹ बेस पेयर, इस वैल्यू का 98% जो जीन है वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करता है। सिर्फ और सिर्फ 2% ही जीन, 2% क्या है, अगर एग्जैक्टली हम बात करें तो 1.8% ही अपने आप को जीन्स क्या करती हैं, एक्सप्रेस करती हैं। मतलब पूरे आपके जीन में सिर्फ और सिर्फ
8 या आप थॉरली बोल सकते हैं कि 2% ही जीन क्या होती हैं, अपने आप को एक्सप्रेस करती हैं, और फाइनली उन्हीं जीन सेगमेंट जो एक्सप्रेस हो रहे हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, एक्सॉन। इंट्रॉन और एक्सॉन्स हमने पीछे के पार्ट में बहुत डिटेल में पढ़ा, आप वीडियोस को जा कर के देख सकते हैं, वहाँ पर एक एक छोटे छोटे पॉइंट्स को भी हमने डिस्कस किया है कि इंट्रॉन्स जब जीन्स में प्रेजेंट होते हैं तो उनको हम प्रोसेस करते हैं, और प्रोसेस करने के बाद सेल्स के अंदर जब प्रोसेसिंग का स्टेप कंप्लीट होता है तो वहाँ पर आपका एक मैच्योर mRNA बनता है। तो आप उन वीडियो लेक्चर्स को जाकर देखेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियरिटी हो जाएगी। तो बेसिकली ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का एम क्या था, डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ बेसिस, मीन्स ह्यूमन डीएनए पर जो बेसिस प्रेजेंट है उनके सीक्वेंस को डिटरमाइन करना। ठीक है, तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वर्क कंप्लीट हो चुका है। तो आप सभी लोग इन वीडियो लेक्चर सीरीज़ को अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी का बेनिफिट हो, और मेरा यही एक एम है कि जितने भी बच्चे हैं 11th 12th और नीट एस्पायरेंट को यूट्यूब्स पर फ्रीली वीडियो लेक्चर्स प्रेजेंट हैं, आप उनको देखिए, उनसे नॉलेज लर्न कीजिए और बुक्स को रीड करते रहिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच टू ऑल माई लवली ऑडियंस, कीप सपोर्ट एंड कीप शेयर माई all videos. Thank you.